आप तो एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आपके लिए क्या फिजिकल एजुकेशन से जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ वैलिड है या नहीं वैलिड है? क्या इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है कि हम कोचिंग ले या ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की कोचिंग लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ना क्वेश्चंस पूछते रहते हैं रिलेटेड टू द नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन कि इसका सिलेबस कैसा होता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, आपने कौन सी बुक्स यूज करी थी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आज मैं आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन है वहां पे हम करेंगे एग्जाम की जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, उनके जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो वाले क्वेश्चंस, और दूसरे पार्ट में हम वो वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपने मुझसे मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछे थे फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब बिना किसी देरी के जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन या फिर जो कंफ्यूजन आती है किसी भी एस्पिरेंट को, वो ये आती है स्टार्टिंग में कि यूजीसी का जो नेट है, जेआरएफ है और जो पीएचडी ओनली है, ये तीनों अलग अलग एग्जाम होते हैं, ये एक ही होता है या क्या होता है? सो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इन तीनों के लिए ही एक ही एग्जाम होता है। जेआरएफ, नेट और पीएचडी के लिए एक ही एग्जाम होता है और उसमें फिर आपकी कट ऑफ निकलती है। सबसे हाई कट ऑफ जाती है जेआरएफ की, उसके बाद जाती है नेट की और उसके बाद जाती है पीएचडी ओनली की। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ अगर 200 गई है, तो यानी कि 200 में आपका जेआरएफ क्लियर होगा। अगर उसी सब्जेक्ट की कट ऑफ 180 गई है और आपके 180 मार्क्स आए हैं, तो दैट मीन्स आपका नेट क्लियर हो गया। और अगर उस सब्जेक्ट की कट ऑफ पीएचडी के लिए, ओनली पीएचडी के लिए फॉर एग्जांपल 150 गई है, तो अगर आपके 150 मार्क्स आए हैं तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। सो इस तरीके से आपका एग्जाम एक ही होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स कि आपके कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो और कट ऑफ कितनी आ रही है, आपको वो कैटेगरी अलॉट हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि ये जो एग्जाम होता है ये कितनी बार होता है? सो ये जो एग्जाम होता है ये एक साल में 2 बार होता है। फर्स्ट वन इन जून एंड द सेकंड वन इन दिसंबर। तो ऐसे आपके एक साल में 2 बार ये वाला एग्जाम होता है। अब आते हैं कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने बैचलर्स करी है और आपका 4 साल का बैचलर्स का कोर्स था और आप उसके अभी 8th सेमेस्टर में हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस एग्जाम का सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा? तो इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एग्जाम होता है ना, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जिसमें आपने मास्टर्स करी है उसी का आप एग्जाम देते हो, वो वाला पेपर 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो। सो आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इन दोनों का ही जो सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए की, वहां से आपको मिल जाएगा। और मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके अपना जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना। पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन, तो वो तो सबका एक ही सिलेबस रहता है। पेपर 2 डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, जो आपने मास्टर्स में कर रखा होगा वही वाला, उसका आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। अब बच्चों को यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन आता है कि ये जो एग्जाम है इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो क्या ये एक साथ होते हैं या ये अलग अलग होते हैं? यूजुअली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, उन्हें ये सारे डाउट्स आते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। पेपर 1 होता है आपका 100 मार्क्स का और पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका 200 मार्क्स का। अब क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर 1 में होते हैं आपके टोटल 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में होते हैं आपके टोटल 100 क्वेश्चंस। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करने रहते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से आपका जो टोटल स्कोर होता है वो 300 हो जाता है। इसमें आपके जो 50 होते हैं वो पेपर 1 से क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 से आते हैं। तो इधर से 100 मार्क्स आ गए और इधर से 200 मार्क्स आ गए, तो टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। और हाँ, बहुत बच्चों को ये भी डाउट है कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस एग्जाम में अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब एनटीए कुछ नया अपना निकाल दे तो मैं कह नहीं सकती, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के कोई भी चांसेस हैं, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर कि जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है ये एक साथ ही होते हैं या नहीं होते। देखो, ये क्या होता है ना कि आपको पूरा पेपर दे दिया जाता है, सीबीटी मोड पे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको पूरा एग्जाम दे दिया जाता है। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के जो दोनों क्वेश्चन होते हैं ना, 150 क्वेश्चन, वो आपको एक साथ दे दिए जाते हैं और टाइम आपको मिलता है टोटल 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है। और आप चाहे पेपर 1 का सॉल्व करो, पेपर 2 का सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप स्क्रॉल करके किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हो। सो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले पेपर 1 करना है उसके बाद पेपर 2 करना है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों को लैंग्वेज में भी बहुत कंफ्यूजन था कि हम अपने फॉर्म में कौन सी लैंग्वेज फिल करें।
तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, आप वो वाली लैंग्वेज फिल करना अपने क्वेश्चन पेपर के लिए। बट जब आप वहाँ एग्जाम देने जाते हो ना, तो वहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश भी किया है ना, तो ऊपर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपने हिंदी फिल किया है तो आप उसको वहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। सो आप आइडियली अपने फॉर्म में जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो फिल करना। बट मैं जब गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही ऑप्शन आ रहा था। सो ये हो गए सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो जितने क्वेश्चंस मुझे दिखे मैंने उन सबका जवाब दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो की, जहाँ पे आपने मुझसे मेरी प्रिपरेशन के बारे में पूछा था अबाउट दिस एग्जामिनेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि मैंने नेट जेआरएफ का एग्जाम कब दिया और मेरे कितने मार्क्स बने थे। सो मैंने अभी ये जो दिसंबर 2024 वाली साइकिल थी, जिसका एग्जाम आपका जनवरी में हुआ है, वो वाला पेपर मैंने दिया था इस बार वाला, और इसमें जो मेरा रिजल्ट आया था वो आया था 99.96 परसेंटाइल। मेरा जेआरएफ भी क्लियर था, पीएचडी और नेट तो फिर क्लियर हो ही गया था। सो मेरा रिजल्ट था ये। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो जाके आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि आपका पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट था। तो पेपर 2 में जो मेरा सब्जेक्ट था वो था फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें भी बहुत बच्चों के डाउट आते हैं कि आप तो एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आपके लिए क्या फिजिकल एजुकेशन से जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ वैलिड है या नहीं वैलिड है, क्योंकि बहुत बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन रहता है। सो मैं आपको बताती हूँ, देखो जो पेपर 2 होता है ना, उसमें टोटल एनटीए ने हमें 85 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अभी अब की बारी 3 सब्जेक्ट्स एनटीए ने ऐड किए हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट्स। सो टोटल अभी ना पेपर 2 में हो गए हैं 85 सब्जेक्ट्स। और एनटीए की जब आप बुक पढ़ोगे यूजीसी नेट वाली, जो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दे रखी है, पूरा समझा रखा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में, तो वहां उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो द सब्जेक्ट विच इज मोस्ट रिलेटेबल टू योर स्ट्रीम आप उसको चूज कर सकते हो एंड द रिजल्ट विल बी वैलिड। दैट मीन्स अगर मैं एक थेरेपिस्ट हूँ तो मेरा तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल सब्जेक्ट था, जिसका सिलेबस मेरे करिकुलम से रिलेटेड था और फिजियोथेरेपी, वो था फिजिकल एजुकेशन। सो अगर मैं फिजिकल एजुकेशन से भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करती हूँ, सो दैट मीन्स इट इज इक्वली वैलिडेटेड। सो आई थिंक इस जवाब से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपको इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लग गया। सो मैंने जो इसकी प्रिपरेशन थी वो 3.5 मंथ्स के लिए करी थी। अच्छे से जी जान लगा के मैंने 3 मंथ्स के लिए अपनी प्रिपरेशन करी थी और उसमें मेरा ये जो रिजल्ट है ये आ गया था। इसके अलावा बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम कोचिंग ले या ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की कोचिंग लेते हैं, इधर इट भी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने इस एग्जाम के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे जाके और बुक्स के थ्रू अपनी पढ़ाई करी थी। बुक्स और यूट्यूब चैनल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी इन वीडियोज के अंदर बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने बताया कि मैंने कौन सी बुक्स यूज करी है और कौन से यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई करी है फॉर माई सब्जेक्ट एंड फॉर पेपर 1 ऑल्सो। मैंने तो यार कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा इतने में हो जाएगा, कोचिंग जाके मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे मेरा पता था। बट ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसे हो कि आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ मिल जाए, आपको कोई गाइड करता रहे, बताता रहे, अब ये पढ़ो, अब वो पढ़ो, कैसे कैसे चलना है आगे, तो आप कोचिंग लो। कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं भी कोचिंग जरूर लेती, बट मुझे यूट्यूब पे पढ़ाए हुए तरीके से समझ आ रहा था, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बुक्स खोल के बैठ जाती तो वो समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। बट मुझे लगा कि मेरे पास जो अभी यूट्यूब का रिसोर्स है, वहां से मुझे अच्छा खासा समझ आ रहा था पढ़ने के लिए। अगर वो नहीं होता तो शायद मुझे बहुत डिफिकल्टी होती इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं आपकी बार, और इसका बहुत सारा पार्ट भी ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है इस एग्जामिनेशन का। सो मेरे लिए वो इनफ था, जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा और मुझे समझ भी आ गया। बट अगर आप उनमें से हो कि आपको नहीं समझ आ रहा और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि मुझे करना कैसे है, क्या करना है, किस दिन मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कोचिंग ले लो, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है। कोचिंग लेना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोचिंग लेके क्लियर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि मैं कोचिंग लूँ या ना लूँ, या फिर मैं दोनों तरीके से कैसे पढ़ सकता हूँ ज़्यादा बेटर वे में। सो ये आप खुद से ही पूछ के खुद ही आंसर दे सकते हो। नो वन कैन गिव दिस आंसर कि कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं है। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के क्लियर कर लिया। माइट भी किसी और ने कोचिंग ली होगी और वो कहेगा नहीं कोचिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो लिया था और मेरा उसी से क्लियर हुआ है।
बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड इट्स योर कॉल कि आप अपना शेड्यूल वगैरह सब उस तरीके से प्रॉपरली बना सकते हो या नहीं बना सकते। सो थिंक अबाउट। इसके अलावा बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें क्या इस एग्जामिनेशन के लिए नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सो यार देखो, मैं आपको सिर्फ अपना ही बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया था। सो मैंने नोट्स बनाए हैं और किन्हीं किन्हीं टॉपिक्स के मैंने नोट्स नहीं भी बनाए हैं। मतलब जहाँ मुझे लगता था ना कि ये बुक में बहुत मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड नहीं है ये वाला टॉपिक फ्लो चार्ट वगैरह में जिससे मुझे मेमोराइज हो, मैंने उन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाए हैं। बट जो टॉपिक बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दे रखे थे, मुझे ब्यूटीफुली समझ आ रहा था कि अच्छा ये ऐसे ऐसे प्रोसेस है, मतलब जो क्विक पॉइंटर्स होते हैं ना, अगर वो बुक में अवेलेबल थे, सो मैंने उस टॉपिक के या उस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए। पर ऐसा कोई टॉपिक है किसी चैप्टर के अंदर या फिर पूरा का पूरा चैप्टर ही ऐसा जिसके मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, सो वो मैंने बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 देखोगे ना, दैट इज हायर एजुकेशन, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है और मतलब उसमें आप कितना ही पढ़ते हो वो टॉपिक खत्म नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, आपको सारा उसमें मेमोराइजेशन का ही खेल है। सो वो मेमोराइजेशन के लिए ना मैंने उसके नोट्स बनाए थे और पूरे अच्छे से बनाए थे। लॉजिकल रीजनिंग के भी मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें आपके टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फैलेसीज, इन सब में मैंने फ्लो चार्ट में बना के ना इनके पूरे नोट्स बनाए थे। पर हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे पेपर 1 और पेपर 2 में जिनके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। सो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनके मैंने नोट्स बनाए और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके मैंने नोट्स नहीं बनाए। क्योंकि देखो यार, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको वहाँ पे थ्योरी लिख के आनी है, पूरा अपना आंसर भर के आना है, ऐसा तो है नहीं। आपको वहाँ पे जाके टिक मार्क करके आना है। सो उसी हिसाब से ना आपको आपके नोट्स बनाने पड़ते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्प और क्लियर हो। सो नोट मेकिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट, और अगर आपको ये आती है तो आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बुक से ही पढ़कर मार्क करने में ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहता है या समझ आता है, या फिर आप अलग से अपने नोट्स बनाना चाहते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड इट्स योर कॉल ओनली कि आप कैसे पढ़ सकते हो। Guys, these were all the questions that were asked by you all. I hope I have answered them all. And इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। Till then, like, share and subscribe to my channel. Thank you.